हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और AMU 11th एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ ऑन 21 मई। तो उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सा पेपर जाए आपका। इस वीडियो में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, PYQs हैं, पुराने पेपर से खंगाल कर मैं कुछ अच्छे सवाल चुन के लाया हूँ आपके लिए। और इन सवालों को हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली फ़िज़िक्स की बात की जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स के सवाल लिए हैं मैंने, और 2008, 2009 और 2010 और 11 के सवाल लिए हैं मैंने। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इससे पहले मैं बता दूं, चाहे मैं वीडियो शायद मेरी हो सकती है डिले, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। इसके बीच में इस एंट्रेंस से रिगार्डिंग चाहे कोई सा भी सवाल हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड बने रहिए मेरे साथ। मैंने और भी पेपर्स जो लास्ट ईयर के थे जिनको सॉल्व किया है मैंने, जिसका लिंक बिल्कुल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी किए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो कि 2008 और 9 से पूछा गया था, तो ये कहता है सवाल, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, इनको अरेंज किया गया पैरेलल में, और जो कॉम्बिनेशन बना पैरेलल वाला उसको कनेक्ट कर दिया गया EMF 100 वोल्ट की बैटरी से। ये पूछ रहे हैं जो करंट है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस वो क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा लॉ, जो कि है ओम्स लॉ। बहुत प्यारा लॉ है ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और कह सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बहरहाल ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है वो है V इक्वल टू IR। यहाँ पे आप देखोगे ये जो EMF दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 100 वोल्ट। करंट हमसे पूछा गया है, किसके अक्रॉस पूछा गया है, 10 ओम के अक्रॉस पूछा गया है। अब आप कहोगे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगे होते हैं तो करंट की वैल्यू हर एक रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होगी। यानी इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो कॉमन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो भाई करंट किस में सेम होता है, करंट सेम होता है जब रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में लगाए जाते हैं। तो ये आपको एक रिवीजन के तौर पर मैंने बताया। तो हर वीडियो में जहाँ पे रिवीजन की बात होगी, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होगी, वो जरूर मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं। तो देखिए करंट कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ की मदद से निकलेगा। और देखिए यहाँ पर R की वैल्यू दी गई है, तो जाहिर सी बात है इसी के लिए करंट की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 10 10 100, तो ये आ गया 10 एम्पियर। और एम्पियर जो होती है करंट की यूनिट होती है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन बी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए अगर ये कॉन्केव मिरर है चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों का ही फोकल लेंस हमारा नेगेटिव होता है, विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताइए फाइंड वेयर इट इज प्लेस्ड। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि V की वैल्यू क्या होगी, और ये जो प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। आपको याद होना चाहिए कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे, और उसमें इकलौता ऐसा केस था जो वर्चुअल इमेज बनाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये कॉन्केव मिरर है तो वर्चुअल का मतलब होता था कि वो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वो वर्चुअल के साथ साथ कैसी होती थी, इरेक्ट थी। और इरेक्ट का मतलब है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी, एंड ये एनलार्ज भी होता था। ठीक है, एनलार्ज। और आपको पता होना चाहिए कि जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसकी हाइट हम पॉजिटिव मानते हैं, और हम पोल से सारी इमेज लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट। तो इधर की साइड हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो चलिए हम पता करते हैं। ये जो गिवन सिचुएशन दी हुई है कि जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 2 गुनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा इरेक्ट ही रखा जाता है, यानी ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें तो u पता नहीं है, मगर हमें मैग्निफिकेशन से एक फॉर्मूला पता है -v/u, और ये बराबर होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमारे पास m के साथ रिलेशन बना के हम v और u में कुछ ना कुछ ले आएंगे।
तो चलिए ले आते हैं। तो हम देखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज जो है ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से माइनस वी इक्वल टू 2u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं v जो है माइनस 2u के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस v की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस 2u पुट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से एलसीएम लेकर हम देखेंगे दोनों का एलसीएम 2u होगा। तो ये चीज़ इससे डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। और जब 2u इस u से डिवाइड होगा तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो 1/2u आ चुका है। अब हमें देखना ये है कि f जो कि यहाँ पे दिया गया था -20, तो उसको इसके साथ रिलेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने लिख ही लिया होगा या फिर पॉज करके आप रिवाइंड भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1/f की कहानी हमारे पास 1/2u के बराबर आ चुकी है। तो 1/f 20 के बराबर है माइनस में। ठीक है, जब इसको कंपेयर करेंगे देखिए न्यूमरेटर सेम है तो 2u की वैल्यू -20 हो जाएगी और u से हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, डिवाइड होके -10, यानी हमारा ऑब्जेक्ट मेरा इस पोल से यहाँ कहीं रखा गया होगा। तो चलिए अब हम फाइनली v की वैल्यू बता सकते हैं। हमने देखा था v जो है -2u के बराबर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर u की जगह पे -10 रखेंगे तो 2 10 20 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास जवाब भी आ जाएगा। और आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार ज़रूर रिवाइंड करके देखिए इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर समझाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, अ रूम हैज़ अ फ्लोर डायमेंशंस of 5 meter and 4 meter and height of 5 meter. If the density of air be 1.2 kg per cubic meter, the weight of air in the room would be। हमसे पूछा गया है जो हवा का वेट है उस कमरे के अंदर वो क्या होना चाहिए। आपको मालूम है वेट जो होता है मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो इसके लिए हमें मास चाहिए होगा किसका, एयर का। तो एयर की डेंसिटी हमारे पास गिवन है। तो एयर की डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए डेंसिटी की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, ये जो हमें गिवन दिया हुआ है 1.2 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू मास हमें मालूम नहीं, वॉल्यूम कैसे निकाल के लाएंगे। तो देखिए वो जो कमरे का साइज़ है वो इसकी डायमेंशन दी हुई है तो ये जाहिर सी बात है क्यूबॉइड है ना। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, L इंटू बी इंटू एच से। तो हम क्या कर लेंगे, ये जो वॉल्यूम होगा क्योंकि मीटर में डायमेंशन है तो मीटर क्यूब होगा। तो मास हमारा किसके बराबर आएगा, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 मीटर क्यूब 1.2 kg पर मीटर क्यूब। अब ये जो है इधर आके ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मीटर क्यूब इक्वल टू एम क्यूब से एम क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और 1.2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120 kg इक्वल टू मास। जब हमारे पास मास आ गया तो जवाब भी आ जाएगा। मास की वैल्यू है 120 और स्पेस जो ग्रेविटी दी हुई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमें 10 लेनी है। तो ये देखिए वेट जो कि फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका जवाब हमारे पास आ चुका है 1200 न्यूटन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंडिंग योर फ्रेंड यू अप्लाइड द ब्रेक्स ऑन कार विच रिजल्टेड अ चेंज ऑफ स्पीड फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, हाउ मच इज़ द एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ है, स्पीड देखिए डिक्रीज होती हुई जा रही है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन रिटार्डेशन हुआ है। तो बेसिकली हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो देख लेते हैं, टाइम तो हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करेंगे। तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस क्या है, डिस्टेंस। और देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है
फाइनल वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस को हम फिजिक्स में एस से डिनोट करते हैं और हमारे पास एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए किलोमीटर में इसको डिस्टेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होगा और जो यू जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो 100 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी जो कि चेंज हुई ब्रेक अप्लाई करने की वजह से वो है 20 किलोमीटर पर आवर और ये सारी वैल्यू मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो देखिए वी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 100, मतलब s की वैल्यू है 1/1000, यहाँ पे पुट कर देंगे और अब ट्रांसपोज कर लेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है, ये 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और ये सारी बातें चलेंगी। ये देखिए 2 जो है ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा और ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन बच जाएगा और इसको इससे रिड्यूस भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 500, है ना। और जब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 10,000 माइनस 400 तो देखिए कितना आता है 96। यस, इसको जो हमने काटा था उसको हम ज़िंदा रख लेते हैं क्योंकि हमें इसी के पावर में जवाब चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फटाफट यहाँ पे 1000 ही रख देंगे और ये 2 हमारा कैंसिल नहीं है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 4800 इंटू 1000 इक्वल टू ए। अब मुझे इनके रेस्पेक्ट में जवाब बनाना है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव का निशान जो सिंबल है लगाना भूल गया, तो जो बड़ा होता है उसका साइन भी लिया जाता है यानी नेगेटिव में रहेगा और हमें तो पहले से पता था रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4.8 और इसके बाद देखिए यहाँ पे डेसिमल लगाया तो इसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं, जितने डिजिट हैं यानी 1 2 3 4 5 6 वो यहाँ पर आ जाएंगे और हमारा एक्सेलरेशन किस में है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और ये हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, यानी ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे, एन अंपायर टॉसेज अ कॉइन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कॉइन की, 10 मीटर पर सेकेंड। इफ हिज हैंड 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ मच टोटल डिस्टेंस द कॉइन विल ट्रेवल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो बताया जा रहा है इसका हाथ ग्राउंड से ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर ऊपर है। तो ये है हमारा ग्राउंड और ये है उसका हाथ, सही है। और जब सिक्का उसने हाथ से उछाला होगा, जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ उछाला होगा, तो ए पोजीशन पे सिक्का उछला होगा, बी पोजीशन पे हैंड है और सी पोजीशन पे ग्राउंड है। तो ये वाली डिस्टेंस हमें इत्तेफाक से पता नहीं है, ठीक है, जिसको हमने एक्स मान लिया। अब देखिए हैंड से सिक्का ऊपर की तरफ उछला, कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। हम ये देखेंगे कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो हम सिर्फ x के साथ 1 को प्लस कर देंगे तो हमारा जवाब बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ए बी की डिस्टेंस जो कि x निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए ए बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये सिक्का मैक्सिमम हाइट पे गया होगा तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, ठीक है। और अब हम क्या करें, कौन सी इक्वेशन ये इस्तेमाल करें कि यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाए। तो हमारे पास हाइट मतलब 2as को मैंने a को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर दिया। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है, तो ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ग्रेविटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो बहरहाल यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारा 10 स्क्वायर है, 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे गिवन है जो कि 10 लेना है और ये रहेगा माइनस में क्योंकि हमने तो ऊपर की तरफ को पॉजिटिव माना है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है। और s यानी s का मतलब है x, तो माइनस का 100 इक्वल टू -20 और s क्या है, x ही तो है,
माइनस से माइनस चला जाएगा और 100 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू x, 0 से 0 एंड 2 5 ज़ा 10। तो देखिए x की वैल्यू 5 मीटर आ गई। देयरफॉर क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस कॉइन को कितना लगेगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो वो ए से अब कहाँ पे गिरेगा, ए से आप देख सकते हो ए से डायरेक्ट सी पे आएगा और वहाँ तक आने के लिए x प्लस 1 मीटर ट्रेवल करेगा, यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 मीटर इसका जवाब हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। और ये सवाल है 2009-10 से जो भी सेशन था, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड का और करंट दी हुई है। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं फिजिक्स में, तो ये है 1 एम्पियर। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और आपको ये भी याद रखना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम ऑफ चार्ज में। तो हम बहरहाल यहाँ से निकालेंगे कि भाई 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट के साथ कितना चार्ज पैदा होगा। तो इसके लिए हमेरे पास रिलेशन है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, टाइम भी 1 दिया हुआ है, तो हमारा चार्ज भी 1 कूलम आ गया। कूलम मतलब चार्ज की यूनिट। तो देखिए क्या जवाब हो जाएगा, इसको अप्रॉक्स से अगर लिखा जाए 6.25 को 6 मान लिया तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, 1 कूलम चार्ज में भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसका ऑप्शन डी जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे ये कहते हैं कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है वो है 5 रुपये। तो बताइए हाउ मच वन वुड हैव टू पे फॉर यूजिंग 1000 वाट बल्ब कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज। अगर लगातार 1000 वाट के बल्ब को यूज़ किया जाए 30 दिन तक, तो कितना पे करना पड़ेगा किसी को। तो हमारे पास बेसिकली अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें यूनिट पता होनी चाहिए। तो आपको क्या याद रखना है, एक यूनिट बेसिकली 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है जो कि 5 रुपये है। अगर हमें, और ये यूनिट है क्या, ये तो एनर्जी है भाई। तो हम क्या करेंगे, 30 दिन की जो भी एनर्जी है वो निकालेंगे और उसको निकालने के लिए पावर हमारी वाट से किलोवाट में होनी चाहिए। तो किलोवाट में करने के लिए ये हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 1 किलोवाट हमारी पावर आ गई। और टाइम को किस में करेंगे, आवर्स में करेंगे। तो भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 720 आवर्स, ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे पावर कितनी है 1, टाइम कितना है 720। तो ये 720 किस में आ गया भाई, किलोवाट आवर। तो ये 720 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है भाई, यूनिट होता है, अभी तो बताया मैंने। तो हमें जब ये कहते हैं कि एक यूनिट का चार्ज 5 रुपये है तो 720 यूनिट का चार्ज कितना होगा। देयरफॉर कॉस्ट कितनी हो जाएगी टोटल, 720 इंटू 5, और ये आ जाएगी 5 2 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35 प्लस 1, यानी 3600 रुपये किसी को पे करने पड़ेंगे वो इस तरह से अगर बिजली खर्च करता है तो, या इस्तेमाल करता है तो। बहरहाल तो ये हमारा जवाब आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। A box of mass 400 kg rests on a carrier of truck that is moving at a speed of 120 km per hour. The driver applies brake
and slow to a speed of 60 km per hour in 20 seconds. The constant acceleration generated upon the box is, तो बताइए जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस बॉक्स पे लगा होगा जो कि ट्रक पे बंधा हुआ है, मतलब बंधाने हैं, तो ये ट्रक है मान लीजिए और ये चल रहा होगा। तो जब ब्रेक अप्लाई हुआ, जब ये चल रहा था उस वक्त कितनी वेलोसिटी है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और हमें एक्सेलरेशन किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मतलब जो वेलोसिटी है हमारी वो किस में आनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो चलिए चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 9 टू ज़ा 60 टू ज़ा 3 3 ज़ा एंड 23 ज़ा। तो 20 इंटू 5/3 इक्वल टू 100/3 मीटर पर सेकेंड में कर लिया। और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड घट के कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 32 ज़ा 9 टू ज़ा 10 3 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 10 इंटू 5/3 50/3 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा भाई, 20 सेकेंड लगे उसको चेंज होने में। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए ये जो बॉक्स है ये बस के साथ अटैच है, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसमें होगा, है नहीं है। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v की वैल्यू आप देखोगे कितनी है, v की वैल्यू 50/3 माइनस u की वैल्यू है 100/3 डिवाइड बाई 20। तो भाई ऊपर जो है एलसीएम लिया जाएगा 3 का, तो 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 20। अब ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ऊपर -50 बचेगा और 3 इंटू 20, तो इसको इससे रिड्यूस कर देंगे तो -5/6। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.8333 या फिर 0.8। तो आप देखोगे 0.8 इज़ द आंसर माइनस में, ठीक है। और ये किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखोगे 20 kg बॉक्स इज पुल्ड अप ऑन अ स्लोप विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो भाई बॉक्स है 20 किलो का, उसको खींचा गया है कांस्टेंट स्पीड के साथ टू अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा स्लोप पे खींचा जा रहा है भाई। तो स्लोप पे खींचा जा रहा है, इसका मतलब हमें ट्राइंगल बताना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बना लेते हैं चलिए। तो ऐसे स्लोप पे उसको खींचा जा रहा है, ठीक है। तो भाई वो कितनी हाइट तक खींचा गया, 2 मीटर हाइट की तक जो है खींचा गया। तो ये कुछ इस तरह से खींचा गया होगा। तो भाई ये 4 मीटर की डिस्टेंस है और रेज टू हाइट ऑफ 2 मीटर्स, यानी 2 मीटर की हाइट तक उसको खींचा जा रहा है जो हमारा बॉक्स है 20 किलो का, ठीक है, खींचा जा रहा है। अच्छा अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो फोर्स इस पर लग रहा होगा इस बॉक्स पर खींचते वक्त वो कितना लगेगा वो बताइए भाई। तो देखिए अब ये स्लोप पे चल रहा है, तो भाई यहाँ पर इस बॉक्स की वजह से इसका वेट एक्ट कर रहा होगा जो कि mg के बराबर होगा। और जब फोर्स इधर जा रहा है तो इसको रोकने के लिए दूसरा फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, उसको मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका एफ बी टी अगर बनाया जाए तो भाई एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। इसको एफ डैश मान लिया और इसको जो असल में लग रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब याद रखने वाली बात है भाई, स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो है भाई, और एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स किस पर डिपेंड करता है, m इंटू ए। जब यही ज़ीरो हो गया तो फोर्स भी ज़ीरो हो गया, मतलब ये वाला फोर्स हो गया भाई ज़ीरो। तो अब ये जो है इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा भाई, है नहीं। तो यही वाला फोर्स हमें निकालना है। तो ये एफ डैश किसके बराबर होगा, ये दरअसल
यहाँ से हमें पहले थीटा चाहिए। अब ये थीटा कैसे मिलेगा, तो फटाफट हम अगर ट्राइंगल को ऐसे बनाएं तो ये भाई थीटा चाहिए। यही थीटा असल में कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थीटा कैसे मिलेगा, ये हमारे पता है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम साइन थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई भाई 1/2। अब साइन थीटा क्या करेगा भाई, तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट तोड़े जाते हैं, तो थीटा यहाँ पर है तो ये हो गया, थीटा के साथ जो हमारी साइड आएगी वो कॉस थीटा होती है, और जो थीटा से दूर होती है मतलब ये वाली साइड, ये जो कंपोनेंट है इसका, ये हो जाएगा मतलब एफ डैश हो जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर। तो यही हमें चाहिए। मास देखिए, मास दिया हुआ है 20 kg, तो चलिए 20 kg रख दिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 10 होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 2 5 ज़ा 10 होता है एंड 25 ज़ा 100। तो भाई जो फोर्स इस बॉक्स पे एक्ट कर रहा होगा वो होगा 100 न्यूटन का। और कैसे निकल के आया आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समटाइम्स वी फाइंड डॉग्स chasing motorcycle and we usually do not account for it. The reason for this is, कभी कभी हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल के पीछे कुत्ते दौड़ पड़ते हैं और हम उसको देखते नहीं हैं, मतलब इतना ध्यान नहीं देते, अरे भाग रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो असल में इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 4। क्या डॉग्स अट्रैक्ट हो रहे हैं मोटरसाइकिल के कलर से, नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर डॉग्स आर अट्रैक्टेड बाय द लाइट दैट फॉल्स ऑन टू देम, तो चलिए रात में अगर उस पर लाइट पड़ रही है तो हो सकता है, मगर दिन में भी भागते हैं भी कुत्ते, तो दिन में तो लाइट नहीं जलाते भाई मोटरसाइकिल की, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दे लिसन टू द साउंड विच वी डू नॉट। हाँ भाई ये बात सही है, क्योंकि वो आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ होती है वो 20 हर्ट्ज से कहाँ तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी होती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। ये हमारी एयर की फ्रीक्वेंसी या रेंज है। तो जो इससे नीचे की होती है वो इंफ्रा साउंड कहलाती है, और जो ऊपर की होती है वो अल्ट्रा साउंड वेव्स कहलाती हैं, है ना। और इससे ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते, ना ही इससे नीचे की आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसका जवाब होगा सी, दे लिसन टू द साउंड विच वी डू नॉट। और चौथा ऑप्शन, दे हैव टेंडेंसी टू चेज एनीथिंग दैट गोज बाय देम। एक ये तो जैसे मान लीजिए ब्लड ट्रेन अगर कुत्तों के बगल से दौड़ जाएगी तो क्या कुत्ते उसे चेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि किसी को भी चेज करने की उनके पास टेंडेंसी होती है, जो भी उनके पास से गुजर के जाता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये जो फिगर है इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो आप देखोगे इसमें ए से बी के बीच में ये दोनों सीधे सीधे हमें नज़र आ रहे हैं कि भाई ये तो पैरेलल में लगे हुए हैं, और हमें पता है जब ये पैरेलल होके सॉल्व होगा तो उसके बाद किसमें, मान लीजिए इनका जो सॉल्यूशन आता है वो आर डैश आ जाता है, ठीक है, और ये तो आर दिया हुआ है। तो ये आर डैश कैसे निकालूंगा, पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1/r 1/r, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर आर है तो भाई एलसीएम तो यही रहेगा, और 1 + 1 ऊपर एज इट इज़ ऐड हो जाएगा, 2/r हो जाएगा। तो आर डैश कैसे आएगा भाई, इसको रेसिप्रोकल करो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी r/2। मतलब जब ये सॉल्व होगा तो उसके बाद ये किस में आ जाएगा, सीरीज़ में आ जाएंगे भाई दोनों। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, r/2। तो अगेन हमें तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए भाई, इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो अब ये सीरीज़ में आ गए तो r डैश प्लस r सीरीज़ में, क्योंकि सीधे सीधे एडिशन करते हैं, तो r डैश की वैल्यू है r/2 प्लस r, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा r, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2r। तो r + 2r ये तो लाइक टर्म्स हैं, तो 3r/2। देयरफॉर जो
टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट है वो 3R/2 आंसर आ गया। तो 3R/2 सी ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? एक ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया कुछ एंगल से, मतलब ये ग्राउंड है तो कुछ एंगल से फेंका गया होगा, तो वो जो कर्व पाथ में आ जाता है, ठीक है। आने के बाद वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो इनिशियल और फाइनल जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी मान लीजिए यहाँ पर है तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, ये भले ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, जो वर्क डन होता है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा ज़ीरो होता है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा, ये याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज़ 10.8। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है यहाँ पर, सिल्वर है, तो चलिए सिल्वर को एस से डिनोट कर देते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 kg/m³। और अगर हम CGS में बात करेंगे तो SI यूनिट में है, और CGS में बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 g/cm³ होता है CGS सिस्टम में, ठीक है ना। तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है वो दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है, तो यही लेनी पड़ेगी। तो चलिए रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ kg/m³, ठीक है ना। तो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो ये तो सीधे सीधा आ गया भाई। तो क्या जवाब हो जाएगा, 10.8 × 10⁻³ kg/m³ या m³। तो B इज़ द आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है मायोपिक पर्सन हैज़ अ फार पॉइंट फॉर डिस्टिंक्ट विजन एट 5.6 मीटर। तो मायोपिक पर्सन है भाई, दूर का दिखाई नहीं देता उसे, मतलब उसको इन्फिनिटी का कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यानी उसका जो फार पॉइंट है लेस देन इन्फिनिटी है। अब उसको कहाँ तक का दिखाई दे रहा है, 5.6 मीटर तक। तो बताइए उसके चश्मे का जो लेंस होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है, ताकि वो दूर की नज़र को सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए जो u होगा वो होगा हमारा इन्फिनिटी, सही बात है, और उसको दिखाई देता है 5.6 तक, मतलब ये है हमारा u। और देखिए हमेशा हम क्योंकि मान लीजिए ये हमारी आँखें, और आँखों के पीछे ही हमारा लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है भाई, कॉनकेव लेंस होता है। इसको बड़ा कर दूँ तो ये हमारी रेटिना है जहाँ पे इमेज बनती है। तो हमारे लिए, हमारी आँखों के लिए सितारे मान लो इन्फिनिटी पर हैं, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है, और जो नहीं दिख रहा, सितारे नहीं दिख रहे, बल्कि यहाँ का ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, मान लो कोई सेब रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है हमारा 5.6 मीटर पर, और जो सितारे हैं इन्फिनिटी पे वो नहीं नज़र आ रहे। तो इत्तेफाक की बात यह है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं आई को ऑप्टिकल सेंटर मान लूँ तो ये सब के सब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। बस ये आपको बताना था। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखना है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है ना। तो अब देखिए
एफ हमें चाहिए भाई, तो 1/v कितना है 5.6 माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी भाई। तो आपको याद रखना है 1/∞ हमेशा 0 के बराबर होता है। तो बच क्या जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस कर लो या कुछ भी कर लो, मतलब -5.6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये अगली लाइन में तो वैसे ही माइनस होने वाला है, तो इसका कोई ज़ीरो नहीं है। तो 1/f देखिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, और ये जो हमारा ज़ीरो है भैया, ये तो कोई मतलब नहीं रहा इसका, ठीक है भाई। तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो f की वैल्यू हो जाएगी -5.6 मीटर। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, सेंटीमीटर में ज़रूर दिख रहा है, हमें नज़र आ रहा है जवाब, तो सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा चश्मा होगा, चश्मे की फोकल लेंथ क्या होगी -560 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस माइनस का कोई रीज़न नहीं दिखाया, बस फोकल लेंथ बतानी है। और माइनस से याद आया कि अगर इसे मायोपिया है तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस होगा वो जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो कॉनकेव लेंस होगा। तो ये जवाब हमारा हमारा आ गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मूव कर रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी वही मिल गई हमें, ठीक है। इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स अप्लाइड। तो भाई रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मगर कितना टाइम लगा रुकने में, 5 सेकेंड का टाइम लगा। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। अगर उसका मास कितना है 900 kg है, यानी अगर मास का कार का मास इतना है तो ब्रेक जो अप्लाई हुआ है उसके ज़रिए से फोर्स कितना अप्लाई हुआ। तो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए भाई। उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए न्यूटन में आ रहा है, और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आवर में है इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 18 4 ज़ा एंड 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। अब पुट कर लेते हैं, तो मास है हमारा भाई 900 इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो सारी वैल्यू पुट करके फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो u तो हमारा 0 है v, और u की वैल्यू है 20, और टाइम है भाई 5 सेकेंड। तो 0 माइनस 20 तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा -20/5 एंड 5 4 ज़ा, तो भाई 900 इंटू -4 कितना आ गया 9 4 ज़ा 36, तो माइनस का 3600 न्यूटन। ऑप्शन डी इज़ द आंसर, है ना। ये तो बड़ा आसान सा था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस आपको रिमेंबर ये रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल 2011-12 से उठाया है, मैंने लिया है। तो जब मान लीजिए बंदूक है ये, इससे गोली निकलती है भाई, तो निकली, तो ये सोचिए कि जब गोली नहीं निकली है, जब बंदूक को फायर नहीं किया है, तो दोनों किस कंडीशन में होंगे, मतलब गोली भी अंदर ही है ना, बंदूक के साथ है, तो दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, यानी u1 u2 वो 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो दोनों रेस्ट में होंगे क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो भाई फायर होने से पहले इनमें कोई मोशन नहीं पैदा हुआ होगा। मगर जब ये वेलोसिटी के साथ निकली तो वो वेलोसिटी कौन सी होगी, अगर इसके लिए m1 अगर हम मास मान लें, m1 मास है ब्लड का जो कि है ग्राम में, तो इसको चेंज कर लेते हैं भाई 4/1000, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट 0.04 kg। और
v1 कितनी वेलोसिटी के साथ वो निकली, 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है ना। m2 यानी पिस्तौल को मैंने m2 मान लिया, वो है 2 kg। तो भाई इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, तो जाहिर सी बात है अगर गोली इस डायरेक्शन में निकली है तो रिकॉइल वेलोसिटी मतलब बंदूक ने रिकॉइल इधर किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, कॉलिजन मतलब फायरिंग के बाद। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लग गया। तो भाई u ज़ीरो है तो ये भी दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि रेस्ट में थे। m1 की वैल्यू है 0.04 इंटू वी हमारे पास है 20 प्लस m2 की वैल्यू है 20 सॉरी 2 kg और v2 हमें निकालना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो भाई यहाँ से 2 ज़ीरो हटेंगे, 1 ज़ीरो से ये खा जाएगा एंड ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 अपॉन 10 प्लस 2m2। जब ये इधर जाएगा तो माइनस में 0.8 लिखा जाएगा क्योंकि 1 ज़ीरो है और अपॉन, तो यहाँ से 0 पॉइंट सॉरी ये जब इधर गया है तो माइनस में हो जाएगा तो डिवाइड m2 और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी 0.4। सॉरी क्या निकाला हमने, m2 नहीं बल्कि v2 है ये हमारी v2 माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो रिकॉइल करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 20 meter per second. Calculate when the two stones will meet. तो ये 2011-12 का सवाल है भाई। तो ये कह रहे हैं कि 50 मीटर एक ऊंची इमारत है, ठीक है ना, ऊपर से फ्री फॉल करवाया गया भाई। A stone is allowed to fall from the top of the tower. तो जब ये फ्री फॉल हुआ तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो होगी और उसी वक्त जब इसको फॉल करवाया जा रहा था सेम टाइम एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि बताइए कब ये दोनों पत्थर एक दूसरे में मिलेंगे। मान लेते हैं हम कि ये वाली पोजीशन है, मतलब ए से गिराया गया फ्री फॉल में, बी से फेंका गया, मान लेते हैं सी पे आके मिलते हैं। तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूँ तो बी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, अरे भाई टोटल डिस्टेंस है 50 मीटर, तो 50 में से इस x को हटा दें तो सी से बी की डिस्टेंस क्या हो गई 50 माइनस एक्स। यहाँ पे एक कन्वेंशन लेना पड़ेगा, ऊपर वाली जो भी मूवमेंट चल रही है उसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो ग्रेविटी के वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा वो माइनस में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इन दो केस हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ ए बी मतलब जो फॉल हुआ है पत्थर का, तो देखिए इसमें यू तो ज़ीरो है भाई और डिस्टेंस यानी ऐसे जो नोट करते हैं वो एक्स है और ग्रेविटी -10 है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एस इक्वल टू यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस हमारा एक्स है, अब इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, ज़ीरो है, तो ज़ीरो का कोई मतलब नहीं बता। तो ग्रेविटी कितनी है -10 हमने मानी है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -10/2 टी स्क्वायर या फिर -5t स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ बी सी, यानी बी से सी की तरफ यानी ऊपर की तरफ जो अपवर्ड मोशन जो हो रहा है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है भाई 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिए एस कितना है, यही तो एस है 50
माइनस एक्स, ठीक है ना। और u कितना है 25t, और क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटी -10 होगी भाई। तो अब क्या करें, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी जवाब आ रहा है, ठीक है ना, तो 50 माइनस एक्स इक्वल टू 25t, और ये इससे रिड्यूस हो जाएगा तो माइनस का 5t स्क्वायर। आप देखोगे भाई 5t स्क्वायर किसके बराबर है, x के बराबर है। तो 50 माइनस एक्स इक्वल टू 25t, और इसकी जगह पर आ जाएगा क्या, x, क्योंकि -5t स्क्वायर x के बराबर है तो x आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 50 इक्वल टू 25t, और इसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है डिवाइड करने पर 2। यानी इनको सी पोजीशन में मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, इनको टाइम लगेगा 2 सेकंड का। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका जवाब बन जाएगा। समझ में आ गई होगी आपकी बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहते हैं व्हाट इज़ द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। अगर उस कार का मास 2000 kg है, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, अब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, इतनी हो गई, सही ना। तो हमें वर्क डन बताना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स आपको पता होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मास हमारे पास है 2000, एक्सेलरेशन पता ही नहीं भाई, और डिस्टेंस भी नहीं मालूम। तो अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन तो हम निकाल लेंगे, कैसे, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, एक मिनट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस, ठीक है ना। वी स्क्वायर इसमें पुट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटीज़ हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, तो फटाफट चेंज कर लेते हैं। 36 तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 8 टू 36 एंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो ये भी कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो अब फटाफट क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, 2 इंटू ए इंटू एस। तो वी स्क्वायर का मतलब है 20 स्क्वायर, यू स्क्वायर का मतलब है 10 स्क्वायर, इक्वल टू 2 इंटू ए तो हमें पता ही नहीं भाई, और एस तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। एस हमारा असल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 माइनस 100, और 2 जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा ए इंटू डी। तो जो भी जवाब आ रहा है यहाँ पे 400 माइनस कितना है, 400 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए डी, और इसको रिड्यूस करेंगे तो 150 ए डी, ठीक है ना। तो यहाँ जो ए डी है ना, उसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 150 रखने वाले हैं। तो 15, 2 इंटू 15, और इनके साथ जो ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 15 टू द 30 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। तो देखिए आ गया ना जवाब। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा भाई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, कैसे किया वो आपने देखा। वर्क डन का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से मिल गए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल गई, ठीक है। बाकी आगे कहानी आपने देखी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो भाई हाउ मेनी 440 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट
ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर। और ये कितने 440 ओम के रेजिस्टर लगाए जा सकते हैं, मतलब ये आर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 440 ओम, तो कितने लगाए जा सकते हैं भाई। तो हमें इन दोनों की मदद से क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। कैसे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो भाई V है हमारा 220, I की वैल्यू है 5, रेजिस्टेंस निकल आएगा भाई डिवाइड हो गए। तो डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो जब इससे डिवाइड होगा तो 5 4 से 20, 5 4 से 20, तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 444 ओम। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर कैसा आएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टर इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर। तो इसको इससे काटेंगे तो भाई कितना आ रहा है, 10 रेजिस्टर लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो 5 एम्पियर करंट कैरी करते हैं और हमारी वोल्टेज कितनी है 220 है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए ये फिगर दी हुई है, इन्होंने कहा है कि 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगाए गए हैं। तो 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो मतलब सबकी वैल्यू कितनी है 25 ओम। तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, सब के सब रेजिस्टेंस जो 5 हैं लगे हुए इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर, वो 5 ओम के 25 ओम के साथ हैं। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट ए एंड बी के बीच में कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले बात आपको देखना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल को आप अगर देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जो 25 हमने दिखाया है वो 25 ना होकर 0 हो जाएगा, पहली बात। अब बचे हुए रेजिस्टेंस हमारे 4 हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये हमारा पॉइंट ए एंड बी के साथ कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है ना, ऐसे ही नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम देखेंगे ये भी 25 है, ये भी 25, 25 एंड 25, और हमारा पॉइंट ए एंड बी है। इसके लिए आप देख सकते हो कि ये जो दोनों 25, नीचे भी 25, ये आपस में क्या है, ये आपस में रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सीरीज़ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे नीचे वाले जो हैं वो आपस में सीरीज़ के साथ देखे जाएंगे। तो 25, 25, 25 एंड 25। तो होगा क्या, सीरीज़ में हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू 25, 25, 50 ओम, ऐसे ही नीचे भी हमारा ऐड होके 50 ओम बन जाएगा। तो अब देखिए आप, ये हो गया 50 ओम, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फाइनली अब ये पॉइंट ए और बी के बीच में आपस में किस कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं। तो अब हमें मालूम है कि जो आर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो कैसा आएगा, हमें मालूम है, इनका रेसिप्रोकल का ऐड करके हम निकालते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 1 + 1 = 2/50 इक्वल टू, इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/25। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखोगे जो आर इक्विवेलेंट है, अगर इसको यहाँ से रेसिप्रोकल करूँ तो हमारे पास फाइनली जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारा 25 ओम के बराबर आ चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे सवाल लेकर। बने रहिए मेरे साथ, और कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल मत रखिएगा। भले वीडियो लेट आए या कैसे भी आए, मगर बीच में अगर आपके सवाल आ गए तो उसकी वीडियो ज़रूर जल्दी आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।